नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं संध्या के बाद कविता, जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। और यह कविता पंत जी के अपने कृति ग्राम्या से ली गई है। ग्राम्या का प्रकाशन 1940 में हुआ है। कवि पंत जी ने ग्राम्या कृति के अंदर सन 40 के आसपास में भारत के गांवों की यथार्थ सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस वीडियो के अंदर यह अपना 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो के अंदर कवि पंत जी का परिचय और 3 वीडियो इस कविता के भावार्थ के बारे में बने गए हैं, क्योंकि यह कविता थोड़ी सी लंबी है और इस कविता के अंदर 16 अंतरा है। आज हम 13 से लेकर के 16 तक अंतरा का हम इनका भावार्थ करेंगे। तो इन पदों के अंदर कवि पंत जी क्या कहते हैं, देखो 13वां पद है कि शहरी बनियो सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। यदि गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती है, गांव ढाणियों के बीच में 1-2 दुकान होती है और उस दुकान का बनिया दुकानदार ये बैठा बैठा सोच रहा है, उसके मन में ये भाव आ रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी एक दिन के लिए एक न एक दिन बहुत बड़ा महाजन बन जाऊं। अर्थात इस 13वें अंतरा के अंदर कवि पंत जी ने उस गांव के बनिए की विविधता और अभिलाषा का वर्णन किया गया है। कवि पंत कहते हैं कि शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं बाजन। दुकान पर बैठा बैठा बनिया सोच रहा है, क्यों नहीं मैं भी शहर के, बहुत बड़े शहर के एक महाजन के समान बहुत बड़ा सेठ क्यों नहीं बन जाऊं। रोक दिए किसने उसकी जीवन उन्नति के साधन। वो सोच रहा है कि, कवि कह रहा है कि वो बनिया सोच रहा है कि मेरे जो जीवन उन्नति के साधन है वो इसमें अवरोध पैदा किसने कर दिया है, अर्थात रुकावट किसने पैदा की है कि मैं भी एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं, लेकिन बन नहीं रहा हूं। ये रुकावट है, ये बाधा है, ये अवरोध किसने पैदा किया है। क्या यह संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ परिवर्तन हो। तो कवि पंत जी ने यहां प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। ये वो सोच रहे, कह रहे हैं कि पूरे जग के अंदर, संसार के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए उसमें सभी लोग एक समान हो, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कर्म यानी काम के अनुसार, गुण यानी उनकी गुण के अनुसार समान बंटवारा होना चाहिए। सकल यानी सभी जगह आय व्यय का, खर्चे का हो वितरण यानी समान बंटवारा होना चाहिए। तो इस पद के अंदर कवि पंत जी का प्रगतिवादी दृष्टिकोण झलकता है, समाजवादी दृष्टिकोण झलकता है कि संसार के अंदर सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए। उत्पादन के साधन है उस पर सभी लोगों का समान हक होना चाहिए। तो सेठ, वो गांव का दुकानदार ये सोच रहा है कि मैं भी एक बहुत बड़ी मंडी का, बहुत बड़े बाजार का एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं और मैं रुपए पैसा का ब्याज के ऊपर मैं लेन देन करता रहूं। तो यह था 13वें पद का भावार्थ। अब अगला पद है, अगले पद के अंदर सायंकालीन वातावरण का, गांव की गरीबी को लेकर के चित्रण किया गया है। क्या कहा है, घुसे घरौंदों के मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे हैं जन। घुसे अंदर घुसे हुए, घरौंदों, घरौंदों का मतलब होता है मिट्टी के घर, कच्चे घर, मिट्टी के कच्चे घर, उनको घरौंदे कहते हैं। अपनी अपनी सोच रहे हैं जन, जन यानी लोग अपनी 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 स्वयं की सोच रहे हैं, यानी सोच रहे, क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। वो लोग सोच रहे हैं क्यों नहीं हम सभी लोग, संसार के सभी लोग एक सामूहिक जीवन जिए। वो सोच रहे हैं मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन। अर्थात हम ऐसे एक संसार का निर्माण करें उसके अंदर हम सभी लोग सामूहिक जीवन जिए और मिलकर भोग करें, और हम सभी लोग उस उत्पादन
का मिलकर के उपभोग करें, उनका भोग हम सभी मिलकर के समान रूप से करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। जन यानी लोग, विमुक्त यानी स्वतंत्र हो, आजाद हो, छुटकारा पा ले। जन शोषण यानी लोग लोगों के शोषण से छुटकारा पा ले। इस प्रकार हम सभी लोग समाज के उस धन के अधिकारी है, अर्थात उस धन के बराबर हक के हम अधिकारी है। तो इस पद के अंदर भी कवि ने समाजवादी, मार्क्सवादी और प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया है। 15 पद के अंदर क्या कहता है? इसमें कवि ने गांव की गरीबी को लक्ष्य कर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। कवि कहते हैं कि जो आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता का मूल कारण क्या है? तो कवि पंत जी कहते हैं कि उस आर्थिक असमानता का मूल कारण है दरिद्रता यानी गरीबी। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों का पाप, ताप और भय। कवि पंत जी कहते हैं उस आर्थिक असमानता का जो मूल कारण है वो कारण है दरिद्रता, गरीबी, और वो सभी पापों की जननी है। अर्थात गरीब लोग ही सारे पाप करते हैं, गरीबी की वजह से पाप करते हैं, और ऐसे पाप मिटने चाहिए लोगों के। ताप यानी कष्ट, भय, डर, वो भी मिटने चाहिए। सुंदर हो अधिवास वसंतन, और एस अधिवास का मतलब होता है घर, वसन का मतलब होता है वस्त्र, तन यानी शरीर के। ये सारे पापों की जननी गरीबी है, गरीबी का अंत होना चाहिए। जब गरीबी का अंत हो जाएगा ना, तो सभी लोगों के आदिवासी घर अच्छे होंगे, उनके वस्त्र अच्छे होंगे, उनका शरीर सुंदर होगा। पशु पर फिर मानव की जय हो, और यह पशुता है, इसके ऊपर इंसानियत की जीत होगी। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटा, एक व्यक्ति नहीं पूरे संसार की, जग यानी पूरे संसार की परिपाटी इस परंपरा का है जो सही होगा। दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बढ़ता है। अर्थात दोषी जन, जो इस व्यवस्था के जो दोषी है, उनके दुख की क्लेश के, और लोगों जन इन लोगों का श्रम यानी मेहनत जन में बढ़ जाता है, लोगों में बढ़ जाए। अर्थात सभी लोग आपस में बराबर हक से काम करें और सभी लोग इस आर्थिक असमानता को दूर करें। और इस प्रकार की व्यवस्था का कवि पंत जी ने एक कल्पना की है और कहा कि जो आर्थिक असमानता है उसका मूल कारण गरीबी है। गरीबी से ही बेरोजगारी आती है, गरीबी से ही आतंकवाद आता है, गरीबी से ही ये जो कष्ट, ताप, भय जितना भी माहौल बनता है उनका मूल कारण है गरीबी। गरीबी का मतलब होता है आर्थिक असमानता। अगले पद के अंदर का है श्रम बढ़ जाए, प्रजा सुखी हो देश की। अर्थात ये सारा जब गरीबी मिट जाएगी तो देश की जो प्रजा है वो सुखी होगी। अगला लास्ट पद है, उस लास्ट पद के अंदर कवि पंत जी ग्रामीण जीवन में व्याप्त निर्धनता पर अपनी चिंता प्रकट की है। कवि पंत जी ने गांवों की जो गरीबी है उस पर अपनी चिंता है वो प्रकट की है, अपने मत प्रकट किए। क्या कहा? टूट गया वह स्वप्न वणिक का। वणिक का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी का जो सपना था, बैठा बैठा सोच रहा था ना, वो टूट गया है। आई जब बुढ़िया बेचारी, उस सेठ के पास में एक बुढ़िया आती है, लाचार विवश बुढ़िया सामान खरीदने के लिए आती है, आधा पाव आटा लेने के लिए वो एक बुढ़िया उस सेठ के पास में आई है। लो लाला ने फिर डंडी मारी, अर्थात लाला यानी छोटा व्यापारी, उसने डंडी मारी। डंडी मारी का मतलब होता है कम तोलना, ये मुंह आ रहा है। तो उस सेठ ने कम सामान तोला, चीख उठा घुग्गू डालो पर। तभी एक घुग्गू का मतलब होता है उल्लू चीखा पेड़ की डाल पर, अर्थात अपशगुन हुआ, अपशगुन का संकेत हुआ। लोगों ने पट दिए द्वार पर, और वहां के लोगों ने अपने घर के दरवाजे वो बंद कर दिए हैं। निकल रहा है बस्ती को धीरे, गाढ़ आलस निद्रा का अजगर। और उस बस्ती का
अंधेरा है, आलस्य है, वो अजगर इस प्रकार वो निगल रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि नींद का अजगर उन्हें निगल गया है। तो यहां पर कवि ने उस सेठ की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि पूरे दिन सेठ ठाला बैठा था, उसके पास में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, और शाम के समय एक लाचार विवश बुढ़िया आधा पाव आटा लेने के लिए उसके पास में आई, लेकिन उस बनिए ने, उस व्यापारी ने उस बुढ़िया से भी कम तोल करके अपना शोषण किया। उसने भी कम तोल करके अपना शोषण उनके ऊपर किया। फिर वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। कैसे बनेगा? व्यवस्था तो उनके गांव के अंदर ही इस प्रकार की है। तो ये सुमित्र नंद पंत जी का संध्या के बाद कविता का भावार्थ हमने पढ़ा है। कवि पंत जी गांव की संस्कृति का सामाजिक आर्थिक यथार्थ चित्रण इस पूरी कविता के अंदर किया है। किस प्रकार गांव के अंदर लोग रहते हैं, गांव में गरीबी, भूख, प्यास, साधनों की कमी की वजह से लोग जूझ रहे हैं। और तो ये वीडियो आपने अंत समय तक देखा है तो उन विद्यार्थियों को भेज दीजिए जो हिंदी के प्रेमी हैं या कक्षा 11 में हिंदी साहित्य लेकर के पढ़ते हैं, उनको आप भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।